मेरा नाम उमर खालिद है। मैं पिछले 30 साल से दिल्ली में ही रहा हूँ ज़्यादातर। बीच में कुछ साल महाराष्ट्र में भी रहा क्योंकि मेरे पिताजी महाराष्ट्र से आते हैं। और मैं खुश हूँ आपने मुझसे सवाल पूछा, बिकॉज़ अगर किसी ने मेरे बारे में जानकारी मीडिया से ली है तो वो इस बात से निश्चित रहे कि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। अगर मैं अपने शब्दों में बोलूँ तो मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई। मेरे फादर महाराष्ट्र से हैं, मेरी मदर वेस्टर्न यूपी से हैं। वो अपनी शादी से पहले ही दोनों यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो चुके थे, इस जामिया नगर के इलाके में रहते थे। उनकी शादी हुई, उसके बाद मैं पैदा हुआ। और देखिए, हम सारे लोग अपने परिस्थितियों के ही प्रोडक्ट हैं और जिस परिस्थिति में पैदा हुए। तो जिस दौरान मैं पैदा हुआ वो समय था जब देश में सांप्रदायिक माहौल बहुत ख़राब किया जा रहा था। मैं 5 साल का था जब बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। उसके पहले बहुत सारे दंगे हुए, उसके बाद बहुत सारे दंगे हुए। तो मुझे जो सबसे पहली मेमोरी अपने दिमाग में है, वो एक मेमोरी दिमाग में है कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया तो इस इलाके में हर तरफ काले झंडे लगे हुए थे, एक विरोध के दौर में। तो बहुत जल्दी एक एहसास हुआ कि कुछ अन्याय हुआ है और अन्याय के खिलाफ अलग तरीके से लोग उसको जाहिर कर रहे हैं। शायद वो बाहर आके नहीं बोल सकते क्योंकि उनको डर है कि दंगा हुआ और दंगा फसाद हुआ, नहीं चाहते दंगा फसाद हो, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि आज कुछ गलत हुआ। इस इलाके में भी जब आप आए होंगे, और ये इलाका भी मतलब मेरा इतिहास और इस इलाके का इतिहास कुछ साथ में ही जुड़ा हुआ है। मेरे नाना मुझे बताते हैं कि वो जब 70s में इस इलाके में आए थे तो ये इलाका सिर्फ 4 घर थे। बहुत जंगल थे, यमुना थी बिल्कुल पीछे। मेरे नाना के घर के पीछे ही यमुना शुरू होती थी और अब वो बचपन में मेरे माँ ने स्विमिंग भी यमुना में सीखी, जो आजकल बहुत अजीब लगे दिल्ली में सुनने में। लेकिन जैसे 80s के दशक में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता गया, उसके पहले सिख दंगे भी हुए। लोगों ने देखा दिल्ली के अंदर दंगों में अगर एक समुदाय को टारगेट कर लिया जाए तो कितने आसानी से मार दिया जाता है। और 92 के दंगे के बाद 98 में भाजपा की सरकार आई। 2002 गुजरात के दंगे के बाद ये इलाका और कंजेस्टेड होता गया और सारे लोग यहाँ आते रहे और एक ही धर्म के लोग यहाँ रहने लगे। इसलिए नहीं कि वो साथ में रहना चाहते थे या एक ही धर्म के लोग एक साथ रहना पसंद करते थे, बल्कि इसलिए कि एक डर का माहौल था कि अगर हम कहीं और जाएंगे और कभी दंगा भड़क गया, क्योंकि अलग अलग शहरों में दंगे हो रहे थे, तो हमें कौन बचाएगा। तो एक डर का माहौल हमेशा से रहा। मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले थे जो चाहते थे कि वो यहाँ से बाहर निकले, बिकॉज यहाँ इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ बहुत नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी बहुत बाद में आया, उससे पहले सब कुछ इलीगल हुआ करता था। टेलीफोन कनेक्शन मिलना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहना पसंद करते थे। उसके बावजूद एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। जब स्कूल जाते थे तो एक ख्वाब जो हम सबका होता है कि हम एक बड़ा आदमी बनेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, वो ख्वाब के साथ हम लोग स्कूल जाने लगे। और वो धर्म की भावना कभी ऐसी नहीं रही कि हम अलग हैं कोई अलग है। ये सब लोग साथ में ही, हम लोग अलग अलग समुदाय के लोग साथ में पढ़े और वो सपना भी देखा कि हम कोई एक बड़ा आदमी बनेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं आने वाले दिनों में। पहली चीज़ दिल्ली में ही मेरी ज़्यादा तक पढ़ाई हुई। हम लोग बीच में एक साल था 2001 जब हम लोग नागपुर में भी रहे क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ से हैं। वापस हम दिल्ली आए, दिल्ली में ज़्यादातर स्कूलिंग हुई। जो सबसे डिफाइनिंग मोमेंट मेरी ज़िंदगी में रहा, वो डिफाइनिंग मोमेंट में कॉलेज जाना रहा। और मुझे आज भी याद है कि जो पहला चीज़ एक टीचर ने, जिसने मुझे हिस्ट्री पढ़ाया, उसने एक सवाल आके पूछा कि आप इस कॉलेज में आके क्यों आए हैं और आप क्या चाहते हैं, ये हिस्ट्री ऑनर्स कोर्स लेके आप क्या सीखना चाहते हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिया, मैंने भी कुछ जवाब दिया। तो बोले कि मैं आप सबके जवाब गलत हैं। अगर आपको लगता है आप यहाँ कुछ लर्न करने आए हैं तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। मेरा काम आपको लर्न कराना नहीं है, वो तो आप खुद भी कर सकते थे घर में बैठ के। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में आए हैं तो मेरा काम है आपको अनलर्न कराना। जो कुछ आपने 20 साल में सीखा है, घर में सीखा है, स्कूल में सीखा है, समाज से सीखा है, और हमको लगता है कि समाज और सोच ऐसा ही है, ये कुछ भी नेचुरल नहीं है। आपकी परिस्थितियों ने आपको सिखाया है और आप जानिए कि ये परिस्थितियाँ क्या थी जिसने आपको क्या सिखाया है। और हर एक चीज़ को, चाहे किसी ने भी बोली हो, उसको इंटरोगेट कीजिए और रैशनली सोचने की कोशिश कीजिए। अगर रैशनली वो फिट बैठता है तो उस सोच के साथ आप कंटिन्यू कीजिए। अगर रैशनली वो फिट नहीं बैठता तो उस सोच को छोड़ दीजिए, नई सोच को अपनाइए। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं बड़ा होते हुए देखी, महसूस करी। एक और चीज़ जो कॉलेज में बहुत मेरे साथ अच्छा अनुभव रहा, जब हम यहाँ जामिया में रहते थे तो जैसे मैंने बोला कि एक परिस्थिति ऐसी थी कि एक ही समुदाय के लोग साथ में रहते थे। जब स्कूल में गए तो दिल्ली शहर के या नॉर्थ इंडिया से जो दिल्ली माइग्रेट किए हैं, वो एक अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हम लोगों से मुलाकात हुई, उनसे ही दोस्ती हुई। तो पेयर ग्रुप एक ही इकोनॉमिक बैकग्राउंड से था। अगर लोकेलिटी में एक ही रिलीजियस बैकग्राउंड से था तो स्कूल में एक ही इकोनॉमिक बैकग्राउंड से था। जब मैं कॉलेज गया तो अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों को जानने को मिला, अलग अलग राज्य से लोगों को जानने को मिला। और उसने मेरी सोच को बहुत तरीके से खोला।
कि रियलिटी सिर्फ वही नहीं है जो आपको बचपन में दिखती थी बिल्कुल आपके सामने। अलग अलग रियलिटीज़ हैं, ये देश बहुत विभिन्न है। तो वो देश की विभिन्नता को भी देखने को मिला, देश की विभिन्नता के बारे में समझने को मिला, और वहीं से बहुत सारे दिमाग में सवाल आए, और उन सवालों को तलाशते हुए ही मैंने राजनीति करना शुरू करी। देखिए, बचपन में तो इंडिया लगता था, इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया है, और सचिन तेंदुलकर जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री से कोई बड़ा पद वो करते हैं। इंडिया जीतती तो बहुत खुशी होती थी, इंडिया हारती तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा लॉस पूरे देश को हुआ है। जैसे बड़े हुए तो समझे कि उससे कई ज़्यादा संगीन और कई ज़्यादा सीरियसली हमको इस चीज़ पर विचार करने की ज़रूरत है कि देश से हमारा क्या मतलब है। और ये कुछ डिबेट पिछले 2 साल में भी हुई है कि देश से मतलब क्या है। आई थिंक एक जो चीज़ जो मैंने बोला कि कॉलेज में जाके मुझे एहसास हुआ कि हिंदुस्तान कितना विभिन्न है, और हिंदुस्तान में किस किस्म के इनजस्टिसेस भी हैं अलग अलग समुदायों के खिलाफ। एक इनजस्टिस तो जैसे मैंने बोला बचपन में महसूस हुआ था कि ऐसा क्यों है कि हम लोग एक साथ रह रहे हैं इतने कम फैसिलिटीज़ के अंदर। मुझे याद है बचपन में हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी काटा मार के हुआ करता था, तो वो वाला इनजस्टिस का एक एहसास था। लेकिन इनजस्टिस कितने प्रकार के हैं और देश में किस किस्म की इनइक्वालिटी है, उस सब चीज़ों को जानने को मिला। तो हिंदुस्तान का एक सपना जो हमको टीवी ने दिखाया 90 के दशक में कि लिबरलाइजेशन हो गया था, टीवी घरों में आ गया था, केबल टीवी घरों में आ गया था, हिंदुस्तान क्रिकेट भी जीतने लगा था, हिंदुस्तान के लोग मिस वर्ल्ड भी जीतने लगे थे, और हिंदुस्तान एक बड़ा सुपर पावर के तौर पे उन्होंने पेश कर रहे थे। लेकिन एक और हिंदुस्तान की अंडरबेली है जहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालों पे आज भी संघर्ष कर रहे हैं, रोज़मर्रा के संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का मेरा मतलब ये नहीं कि रैली वो कर रहे हैं। कॉलेज आने के लिए कुछ लोगों ने किस तरीके से, उनके घर वालों ने कितने सेक्रीफाइस करने को मिले, ये भी एक भारत है। किस तरीके से एक जिनको लोअर कास्ट बोला जाता है या जिनको अछूत बोला जाता है, दलित समुदाय के लोग किस लेवल पे उनको स्ट्रगल करना पड़ता है सिर्फ एजुकेशन प्राप्त करने के लिए गांव में, ये देश के बारे में जानने को मिला। और ये फिर समझ में आया कि देशभक्ति का पैमाना यही होगा और देश से प्रेम का पैमाना यही होगा, हिंदुस्तान से प्रेम का पैमाना यही होगा कि आप उस अंडर प्रिविलेज तबके के साथ खड़े हों। देखिए, अंबेडकर ने एक बात बोली थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और उन्होंने अपने खासतौर से संविधान आने के बाद एक चीज़ को बहुत एम्फसाइज किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए, कि संविधान के हिसाब से संविधान ने नागरिकता को डिफाइन किया है, और संविधान ने किसी धर्म और जाति के आधार पे कभी भेदभाव नहीं किया है। हम भारत के लोग बोल के संविधान शुरू होता है। तो आई थिंक सबसे अच्छा डेफिनेशन हमारा आपका वही बुक होगा जिसने ऑलरेडी हमको डिफाइन करके दे दिया कि हिंदुस्तानी क्या है। लेकिन एक बात हमको समझने की ज़रूरत है कि ये देश जो है वो अलग अलग तरीके से मैं क्या बोलूँ कि स्ट्रैटिफाइड है, विभाजित है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, लिंग के आधार पे। तो कई बार ये सोचना कि हम हिंदुस्तानी को एक ऐसा हिंदुस्तानी डिफाइन करें बिल्कुल फ्लैट, जो धर्म से परे है, जाति से परे है, वर्ग से परे है, लिंग से परे है, ऐसा होता नहीं। हम उस आइडियल पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां धर्म, जाति, लिंग ये सब मायने ना रखें, एक हमारी कॉमन भावना मायने रखे। लेकिन वहां पहुंचने तक हमें बहुत समय लगेगा, और वहां पहुंचने तक हमको ज़रूरी है कि हम इस बात को एक्नॉलेज करें कि विभाजन हमारे देश में है, इस विभाजन को बढ़ाने के लिए नहीं, इस विभाजन को ख़त्म करने के लिए। अब आप एक चीज़ सोचिए, एक समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी को बोला कि गांधी जी, मिस्टर गांधी, आई हैव नो होमलैंड, डू दलित्स हैव अ होमलैंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। कोई ये नहीं बोलेगा आज कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते थे। कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हिंदुस्तान के प्रति प्रेम को भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको ये बोलना पड़ा कि आई हैव नो होमलैंड? क्यों? एक चीज़ को वो बता रहे थे कि जो आप देश बोलते हैं, अगर उस देश में हमारी जगह नहीं है तो फिर वो हमारा देश कैसे है? और अगर इसको हमारा देश बनाना है तो जो ये जाति के आधार पे जो शोषण होता है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय भी होता था, आज भी होता है, उस शोषण को हमको ख़त्म करना पड़ेगा। जब हम ये सारे विभाजनों को समझने की कोशिश करते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब जाति की बात करी तो इसलिए बात नहीं करी कि जाति बची रहे, उन्होंने बात करी कि जाति का उन्मूलन हो, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट हो। तो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, एनाहिलेशन ऑफ पेट्रियार्की, एनाहिलेशन ऑफ कम्युनलिज्म, एनाहिलेशन ऑफ रीजनलिज्म, मतलब अभी आप जगह जगह जाएंगे तो लोग अलग अलग राज्यों से अपने आप को ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, फिर हिंदुस्तान से एसोसिएट करते हैं। ये सारे आधार जब खत्म होंगे, जब हम एक इक्वल सोसाइटी बनाएंगे, और वो हमारा एस्पिरेशन है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तक पहुंचने के लिए जो संविधान पे हम लोग सही में इम्प्लीमेंट करें, सिर्फ एक किताब में ना रह जाए वो, हमको ये सारे चीज़ों को समझना है और इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ना है।
देखिए, जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमको सत्ता की बात भी साथ में करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है हमारे देश में अगर आप सत्ता के सही मतलब यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ पावर इन ऑल पॉसिबल सेंसेस, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम। तो ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदुस्तान में खतरे में है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन विच साइड ऑफ पावर यू आर ऑन। तो अगर आप सत्ता में हैं तो आपको हर चीज़ की आज़ादी है, आप हर चीज़ बोल सकते हैं, आप हर किस्म के सांप्रदायिक भाषण दे सकते हैं, आप हर किस्म के जातिवादी भाषण दे सकते हैं, और आप हर किस्म के संविधान विरोधी भाषण दे सकते हैं, रेसिस्ट भाषण दे सकते हैं। मतलब अगर मैं उदाहरण लेके बोलूं, अभी अनंत कुमार हेगड़े यूनियन मिनिस्टर हैं, कर्नाटक में जाके बोलते हैं कि हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं और हिंदुस्तानियों को अपने आप को धर्मनिरपेक्ष नहीं बोलना चाहिए, अपने धर्म और जाति के आधार पर अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए, तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ जाके बोलते हैं कि अगर वो एक हिंदू लड़की को पकड़ेंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को पकड़ कर आएंगे। उनके एक और नेता जाके बोलते हैं मुसलमान औरतों को कब्र से निकाल कर उनके साथ बलात्कार करेंगे, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मतलब बाकी सब छोड़ दिए, प्रधानमंत्री जाके चुनावी भाषण में शमशान कब्रिस्तान जब करते हैं या झूठ बोलते हैं पुराना नेहरू के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर आप सत्ता के उस तरफ हैं तो फिर आप कुछ सोच भी लें और आप सत्ता को चुनौती दे रहे हैं अगर, तो फिर आपके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई होंगी। और आई थिंक जेएनयू का जो पूरा केस है, या सिर्फ जेएनयू का नहीं, बहुत सारे और ऐसे केसेस हैं। झारखंड के अंदर इतने सारे आदिवासियों पे देशद्रोह के मुकदमे लगाए जाते हैं, 1% भी कन्विक्शन नहीं है उसका, लेकिन मुकदमे लगा के आप लोगों को जेल में ठूसते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण, जो वहाँ दलितों को मारा गया शब्बीरपुर में, और उसके बाद दलितों की गिरफ्तारी होती है और बताया जाता है कि आप राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, रासुका उन पर लगाया जाता है। तो अगर आप सत्ता के लिए खतरा है तो फिर आपके पास कोई फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं है, और ये पूरा का पूरा सत्ता का खेल है। तो अगर हमको आज़ादी की बात करनी है तो हमको इस सत्ता को बदलने की बात भी करनी है, इस पावर स्ट्रक्चर को बदलने की बात भी करनी है। और आई थिंक यही सबसे बड़ा थ्रेट है आज़ादी को लेके। ये जो अभी की सत्ता है, जब तक हम इसको नहीं बदलेंगे, हिंदुस्तान की आवाम सही मायने में आज़ाद नहीं होगी। और यही बात कहीं ना कहीं आज से बहुत साल पहले शहीद आज़म भगत सिंह ने बोला था कि अगर अंग्रेज चले गए लेकिन सत्ता में बदलाव नहीं आया तो भूरे अंग्रेज उनकी जगह आ जाएंगे और गुलामी फिर भी चलती रहेगी। 71 साल आज़ादी के हो गए, मैं सिर्फ 4 साल की बात नहीं कर रहा, मैं 71 साल की बात कर रहा हूँ। जो भारत का सपना भगत सिंह ने देखा था, जो भारत का सपना सुभाष बोस ने देखा था, जो भारत का सपना उन तमाम लोगों ने देखा था, अम्बेडकर ने देखा था, क्या हम उस भारत के सपने को सही में साकार कर पाए हैं? आज भी इतनी गरीबी है, आज भी इतनी बदहाली है। तो आई थिंक आज़ादी जब ही होगी जब वो भगत सिंह का जो सपनों का देश था कि जहाँ मजदूरों के, किसानों के, गरीब लोगों के हाथ में सत्ता होगी, जब हम सही मायने में आज़ाद होंगे। देखिए, हिंदुस्तान बाज़ार के तौर पर तो बहुत बढ़ रहा है और बाज़ार में हर चीज़ की नीलामी हो रही है। यहाँ के संसाधनों की, यहाँ के श्रम की, शिक्षा की, ईमान की, हर चीज़ की नीलामी हो रही है और लोग नीलाम भी हो रहे हैं, नीलाम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बाज़ार के बढ़ने से क्या देश बढ़ रहा है? सवाल ये है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाज़ार ने हमको जकड़ लिया है, उससे नेशनल सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं ख़तरे में आ रही है। कई साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमने राज किया हमारे ऊपर, और उस कंपनी के जो कमर्शियल नीड्स थी, उस नीड्स के हिसाब से नीतियां बनाई गई। आज भी बड़ी बड़ी पूंजीपति कंपनियां हैं जो पूरे देश को कंट्रोल कर रही हैं और इनका पूरा का पूरा रिलेशन ग्लोबल मार्केट से है। 4 साल का उदाहरण में अगर हम ना अटक के रह जाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब बार बार बोलते हैं कि नहीं 70 साल 70 साल 70 साल, और ये पेश करते हैं कि हम सारे लोग 70 साल को भूल गए हैं। मुझे तो लगता है कई बार नरेंद्र मोदी साहब खुद ये बात भूल गए हैं कि वो अब 70 साल की बोलना सिर्फ काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कई बार जैसे वो गजनी में आमिर खान नहीं थे जिनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था, तो नरेंद्र मोदी साहब को सब कुछ याद है। 70 साल में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, 1200 साल में क्या हुआ, बाबर ने क्या किया, लेकिन इन 4 साल में क्या हुआ उसके बारे में पूछते ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हुए सिर्फ 4 साल की नहीं, पहले की बात भी करते हैं और इन 4 साल की भी बात भी करते हैं। एक बहुत बड़ा डिजास्टर हिंदुस्तान में हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी 80s में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। वॉरेन एंडरसन, जो उस कंपनी जिसके प्लांट में ये लीक हुआ, उस इंसान को एक स्टेट एयरक्राफ्ट में उड़ा के इस देश से बाहर निकाला गया था बचाने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा पूंजीपति था जो सरकारों को जेब में लेके घूमता था। भोपाल गैस ट्रेजेडी कोई ट्रेजेडी ऐसे नहीं थी कि अपने आप कोई नेचुरल ट्रेजेडी हो गई। बार बार बोला गया कि आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, आप अपने मुनाफे के लिए कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और कुछ बड़ी चीज़ हो जाएगी, अगर गैस लीक हो जाएगी तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत सारे लोग कई जनरेशन तक इफेक्टेड रहेंगे। लेकिन सिर्फ मुनाफाखोरी के चलते उन्होंने वो कॉस्ट कटिंग करते रहे और वो बेसिक चीज़ें नहीं दी। और जब वो वहाँ सही में ट्रेजेडी हुआ, सही में लोग मारे गए, तो सरकार ने उनको यहाँ से निकाल लिया।
आज के समय आप देख लीजिए, हिंदुस्तान का जो पैसा खाता है उसको आराम से हिंदुस्तान के बाहर पहुंचा दिया जाता है। चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, तो इन तमाम लोगों को आराम से हिंदुस्तान के बाहर निकाल दिया गया है। हिंदुस्तान का धन बाहर चला गया है। हिंदुस्तान की नीतियां इस हिसाब से बन रही हैं कि उन लोगों को सूट किया जाए, इस वर्ग को सूट किया जाए। अब आप खुद एक चीज को देखिए, डावोस में प्रधानमंत्री जाते हैं और इस बात को बहुत सराहाया जाता है कि डावोस में इतने सालों बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को एक एड्रेस करने का मौका मिला, और इस बात को लेकर हमको बहुत खुश होना चाहिए, हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। अब मेक इन इंडिया के लिए बाहर से कंपनियां आया करेंगी और बाहर से कंपनियां आके यहाँ कितना रोजगार बढ़ेगा, यहाँ कितनी खुशहाली आएगी। सच्चाई क्या है? जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, हिंदुस्तान का जो एम्प्लॉयमेंट है उसका 10% भी नहीं देती हैं, 10% भी नहीं देती हैं। हिंदुस्तान का आज भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है। 10% एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती, लेकिन वो जितनी तबाही करती हैं उससे कई ज्यादा वो वापस हमसे ले जाती हैं। उनको बिल्कुल औने पौने दामों में यहाँ का संसाधनों को दे दिया जाता है। अभी आप छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र में जो कुछ समस्या देख रहे हैं, जिसको बोला जाता है नक्सलवाद है और नक्सली आ गए हैं, वो क्यों हुआ है? वो इसीलिए हुआ है कि वहां के संसाधनों को बाहर की कंपनी को बेचा जा रहा है, जबकि संविधान ये बात बोलता है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं दी जा सकती। फिर भी अडानी, अंबानी, टाटा, एसआर, मित्तल, ये सारे लोगों के वहां माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, हिंदुस्तान का नेशनल सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। हिंदुस्तान की नीतियां आजकल ऐसे बन रही हैं, ये सोच के कि बिग कैपिटल को क्या फायदा होगा। अब अलग अलग चीजें देखिए, अगर आज बेरोजगारी है और प्रधानमंत्री आके बोलते हैं कि बेरोजगारी नहीं है क्योंकि आप पकोड़े बेच सकते हैं, तो वो भी एक रोजगार है। मतलब समझ में नहीं आता कि एक इंसान अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के, उसका परिवार जमा पूंजी लगा के, जो मैंने खुद अपने कॉलेज में देखा कि स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से लोग आए थे, अगर वो ग्रेजुएशन कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, एमबीए कर लें और उसके बाद वो भटकते रहें और वहाँ प्रधानमंत्री आके बोले कि आप नहीं, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक पकौड़े की दुकान खोलिए और आप चला लीजिए पकौड़े की दुकान। कुछ दिनों बाद बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, जॉब्स हैं, डेटा नहीं है। फिर दूसरे मंत्री आके बोलते हैं कि नहीं, जॉब्स ही नहीं है, आरक्षण क्यों मांग रहे हो? और जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात भी करनी पड़ेगी, जिस हालात में लोग काम कर रहे हैं। और ये चीज बाजारीकरण के बाद लोग सोचते नहीं। जब एक तरफ बोलते हैं कि नौकरियां बढ़ी हैं, आईटी सेक्टर आ गया है, आईटी सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी है? आज आप हैं, कल आप हैं, ये कल रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी है? कोई आपको सोशल सिक्योरिटी दूसरे लेवल पे है कि अगर आप बीमार पड़ते हैं, आपका ऑफिस आपको वो समर्थन देगा? क्या महिलाओं को मैटरनिटी लीव, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको मैटरनिटी लीव मिलता है? तो ये सारी चीजें क्या हमारे अधिकार नहीं है? तो जो सपना दिखाया गया है एक एस्पिरेशन को बताते हुए कि आप सबके एस्पिरेशंस हैं, मध्य वर्ग के एस्पिरेशंस हैं, और ये एस्पिरेशंस को बाजार पूरा कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा जोक है। बाजार इन एस्पिरेशन को खत्म कर रहा है, लेकिन प्रचार बहुत अच्छा कर रहा है। तो 24 घंटे आपके टीवी चलता रहेगा, बहुत सारे चैनल्स आएंगे, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आएंगे, और आपको ये आपको झांसा देते रहेंगे कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। लेकिन रियलिटी, आई थिंक आज आप घर के बाहर निकलेंगे तो रियलिटी कुछ और चीज बताती है। तो बाजारीकरण को और बाजार पे लगाम लगाने की बहुत जरूरत है, और वहां राष्ट्रीयता का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। राष्ट्रीयता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इसे जंग लड़ेंगे, उससे जंग लड़ेंगे, आप अपने लोगों के अधिकारों को भी बचाएंगे। वो नेशनल सॉवरेनिटी का काम है, वो नेशनलिज्म का काम है। लेकिन इनका जो राष्ट्रवाद है वो बिकाऊ राष्ट्रवाद है। तो एक तरफ तो कुछ सालों पहले तक, अब तो वो भी नहीं करता, कुछ सालों पहले तक आरएसएस बोलता था स्वदेशी स्वदेशी, लेकिन भाजपा की सरकार, चाहे वाजपेयी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, या बीच में कांग्रेस की भी सरकारें हो, वो सारी की सारी सरकारें बिल्कुल एक रेड कारपेट बना रखी कि आइए और लूटिए और लेके चले जाइए यहाँ से। तो इस चीज़ को रोकना ज़रूरी है, अदरवाइज हमारा देश की आज़ादी जो हमने लड़के ली थी वही खतरे में है। देखिए, जब जॉर्ज बुश ने इराक पे हमला किया था तो बोला था कि वहाँ इराक के अंदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राष्ट्रवाद वेपन ऑफ मास डिसेप्शन है। या फिर मार्क्स ने धर्म के बारे में बोला कि धर्म इज द रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, तो कहीं ना कहीं अफीम का काम भी करता है कि जनता को आप उनके बुनियादी सवालों से हटा दें और फिर एक अलग विचारधारा के बारे में बात करें जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट में बात हो रही है। और मेरे हिसाब से ये विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म है उससे बहुत अलग है। और ये नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म में क्या फ़र्क है, मैं उसको थोड़ा समझाना चाहूँगा। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि नेशनलिज्म सिर्फ और सिर्फ 200 साल पुरानी एक विचारधारा है, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी पिछले ही सदी में राष्ट्रवाद के नाम पे 2 विश्व युद्ध भी हुई थी, जिस विश्व युद्ध में दुनिया का बहुत नुकसान हुआ था और हर देश ने इसको राष्ट्रवाद के नाम पे जस्टिफाई किया था। इनफैक्ट 1945 के बाद भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जितने युद्ध दुनिया भर में हुए हैं,
कई सारे युद्ध अमेरिका ने की, कई सारे युद्ध और देशों ने करी, उन तमाम लोगों ने इसको राष्ट्रवाद के नाम पे ही जस्टिफाई किया। तो जब युद्ध हुआ तो युद्ध में किसका फायदा हुआ? जो राष्ट्रवाद का युद्ध लड़ा गया, बहुत सारे लोगों को राष्ट्रवाद की विचारधारा के नाम पे मोबिलाइज किया गया, लेकिन फायदा आम आवाम का नहीं हुआ। फायदा कुछ कंपनियों का हुआ, कुछ बड़े पूंजीपतियों का हुआ, जो या तो हथियार की बिक्री करते थे या फिर उस युद्ध से उनको और जगहें मिली अपनी बिजनेस करने के लिए। नुकसान किसका हुआ? अलग अलग देश के आम आवाम जो वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आते थे, मजदूर बैकग्राउंड से आते थे, वो लोग आर्मी में गए, दोनों तरफ मारे गए और दोनों तरफ उनको नुकसान हुआ, और दोनों तरफ ये लगा कि हमारे सबसे बड़ा दुश्मन ये है। ये भूल गए जो हमारे ऊपर बैठे हैं और इस युद्ध से मुनाफा कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग इस जिम्मेदार हैं। देखिए, ये बोला जाता है कि हमको हमारे राष्ट्र पे गर्व होना चाहिए। कई लोग ये भी बोलते हैं हमको हमारे धर्म पे गर्व होना चाहिए। कोई ये लोग ये भी बोलते हैं कि हमको हमारी जाति पे गर्व होना चाहिए। बात यह है कि इन तमाम चीज़ों पे हम गर्व तो कर रहे हैं, लेकिन कभी हम ये सोच रहे हैं हम किस राष्ट्र में पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, वो तो हमने डिसाइड नहीं किया था। अगर आपको गर्व करना है तो आप गर्व इस चीज़ पे करिए कि आपने अपने राष्ट्र को, जहां पैदा हुए, आपने उसको कैसे बेहतर बनाया। पूरी दुनिया मेरे हिसाब से हैव्स एंड हैव नॉट्स में बटी हुई है, और ज़रूरी है कि वो अंडर प्रिविलेज तबकों के लिए आप लड़ें। लेकिन ऐसा तो नहीं है अगर मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो मैं दुनिया भर के अंडर प्रिविलेज तबकों के लिए लड़ सकता हूँ। मैं जहाँ हूँ मैं वहीं लड़ सकता हूँ, और मेरे हिसाब से वही मेरी मातृभूमि के लिए प्रेम है। जिस जगह में पैदा हुआ, उन लोगों, वहाँ जिन लोगों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, उनके न्याय के लिए मैं लड़ूंगा। ये मेरे हिसाब से पेट्रियोटिज्म है। और वो राष्ट्रवाद जो लोगों को एक दूसरे से लड़वाता है, लोगों को झांसा देता है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट में बात करता है। अगर आप आज देख लीजिए, आज टीवी डिबेट को उठा के देख लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। हर रात में हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ युद्ध पे जाना चाहिए, ये करना चाहिए। एक चैनल है रिपब्लिक टीवी, वो इस चीज़ को ऑलमोस्ट, मुझे लगता है वॉर रूम, उनका स्टूडियो ही वॉर रूम है। अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो जो स्टूडियो में बैठा है कि वो युद्ध लड़ने जाएगा? लोगों को पता नहीं कि वो चैनल आर्म्स डीलर से फंडेड है। आर्म्स डीलर उस चैनल को फंड करते हैं, और उनको पता है कल को युद्ध हो गया। वैसे तो युद्ध होगा नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध हो नहीं सकता, और अमेरिका भी चाहेगा नहीं कि साउथ एशिया में युद्ध का माहौल रहे। जैसे आपने पिछले सवाल में पूछा था, उसको यहाँ साउथ एशिया में बाजार दिखता है और वो बाजार अपना बाजार को सुनिश्चित करना चाहेगा। लेकिन इन चैनलों को पता है कि अगर युद्ध होता है तो आम आवाम को बहुत बदहाली सहनी पड़ेगी, बहुत सारे सैनिक शहीद होंगे, प्राइस राइस देश में चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन उनको ये पता है कि उनका प्रॉफिट बहुत होगा। तो उनको देश से प्रेम नहीं है, उनको पैसे से प्रेम है। और वो देशभक्ति का जो बिजनेस चलाए हुए हैं, वो हम लोगों को ये बात कहीं या इस बात तक ना पहुंचे कि जो एसी के स्टूडियो के अंदर बैठ के जो ये बात कर रहा है वो कितना कमा रहा है, और जो एक आम सैनिक जो सेना में भर्ती है उसके क्या हालात में वो जी रहा है। जब कुछ सैनिकों ने बात उजागर करी तो किस तरीके से उन सैनिकों के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। तो इस चीज़ को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं, जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो इन सब चीज़ों पे बोलना चाहिए। आज राष्ट्रवाद का एजेंडा लेके भारतीय जनता पार्टी चल रहा है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि इंडिया फर्स्ट, भारत सबसे आगे होना चाहिए हमारे हर चीज़ के सामने। जब आप कुछ भी सोचें हमको भारत को आगे सोच के करना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी को बोलना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ इंडिया फर्स्ट, लेकिन क्या आप इंडिया फर्स्ट कर रहे हैं? आप तो अंबानी फर्स्ट, अडानी फर्स्ट, आपकी नीतियाँ तो सारी सारी ये हैं। नोटबंदी होती है, नोटबंदी तो अभी प्रधानमंत्री भूल भी गए कि वही नोटबंदी करे। तो नोटबंदी जब हुई थी तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी उन्होंने कि नोटबंदी होगी तो काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 1.5 साल बाद हमको पता चला कि सारा धन तो वापस आ गया, जितना करेंसी था 99% करेंसी आरबीआई बोल रहा है वापस आ गया। तो काला धन गया कहाँ? काले धन पे तो मतलब ये कभी था ही नहीं काले धन के बारे में। आपका पूरा का पूरा मकसद था कि छोटे कारोबारों को खत्म कर दिया जाए। आपका मकसद था इस देश के किसानों के, मजदूरों के कमर को तोड़ दिया जाए, पूरा यहाँ के इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया जाए। एक तरफ डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद जहां देश का जीडीपी गिरता है, देश का पर कैपिटा इनकम गिरता है, देश में इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स खत्म हो जाती हैं, देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब खत्म हो जाती है, वही वो साल है जब अंबानी का टर्नओवर 76% ऊपर जाता है 2017 में, उसके अगले साल नोटबंदी के बाद। और वही वो समय है जब भारतीय जनता पार्टी का जो डोनेशन है वो 400% ऊपर जाता है। तो आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आप तो सिर्फ कुछ पूंजीपति वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ जब देश में यह बदहाली है, एक किसानों के देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, मतलब हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वही समय है आपकी सरकार आने के बाद आपके
पार्टी के प्रेसिडेंट का बेटा 50,000 से 80 करोड़ पहुंच जाता है। तो कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के किसान नहीं आते, आपके हिंदुस्तान के विजन में हिंदुस्तान के मजदूर नहीं आते, हिंदुस्तान की महिलाएं नहीं आती, हिंदुस्तान के सारे मेहनतकश लोग नहीं आते, दलित आदिवासी नहीं आते, मुसलमान नहीं आते। तो फिर आप कौन से इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं? जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आपको हिंदुस्तान से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इनका धर्म, ईमान सब सत्ता है, पैसा है। ये हिंदुओं की भी नहीं है, मुसलमानों की भी नहीं है। सब लोग इस पूरे जो उन्माद फैलाया जा रहा है, कभी राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी और चीज़ों के नाम पे। मतलब अभी सिर्फ एक राष्ट्रवाद ही नहीं है, राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा जाता है हिंदू धर्म। ये बोला जाता है हिंदू खतरे में है। मतलब एक राष्ट्रवाद में राष्ट्र के कितने खतरे हैं, उन सबको खत्म कर देना चाहिए जितना एंटी नेशनल है। फिर बोला जाता है हिंदू धर्म ही खतरे में है। मैं नरेंद्र मोदी साहब से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि मैं भी मानता हूँ हिंदू खतरे में है। बस इतना सा डिफरेंस है कि वो खतरा मुसलमानों से नहीं है, वो खतरा बीजेपी से है। जब देश में रोजगार ही नहीं होगा तो ना मुसलमान को ना हिंदू को, किसी को भी रोजगार नहीं मिलेगा। जब रोजगार कम होंगे और बोला जाएगा पकौड़ा बेचो, तो हिंदू मुसलमान दोनों ही पकौड़े बेचेंगे। जब काला धन वापस नहीं आएगा, जब भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, सबको ही प्रॉब्लम होगी। मतलब उनके एमपी हैं, जनवरी में जाके विनय कटियार जनवरी में बयान दिया कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वही महीना था जब नीरव मोदी स्विट्जरलैंड चले गए। मतलब नीरव मोदी को स्विट्जरलैंड भेजेंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजेंगे। मतलब ये तो नाइंसाफी है ना। तो ये जो पूरा जो उन्माद फैला रहे हैं, ये हमको इस बात से भटकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग अमीर हुए हैं और जो गरीब थे वो और गरीब हुए हैं, और वो सब धर्म से आते हैं, सब जाति से आते हैं। ये हमारे लिए देशभक्ति का पैमाना, पेट्रियोटिज्म का पैमाना यही होगा कि हम उन लोगों के खिलाफ खड़े हो, उन लोगों के पक्ष में खड़े हो जो अंडर प्रिविलेज्ड है। देखिए, मुझे नहीं पता सुपर पावर क्या होता है, और जो अभी तक जो लोग अपने आप को सुपर पावर बोलते आए हैं, अगर उस श्रेणी में जाना है हमको, तो मैं नहीं चाहूँगा हिंदुस्तान सुपर पावर बने। मेरे कहने का मतलब है, जैसे इंग्लैंड को एक समय सुपर पावर माना जाता था, क्योंकि इंग्लैंड एक साम्राज्य था जो बहुत सारे देशों पर राज करता था, या अमेरिका को आज सुपर पावर माना जाता है जो बहुत सारे देशों को तबाह कर चुका है। अगर सुपर पावर का सपना यह है कि हिंदुस्तान दुनिया के बहुत सारे देशों को तबाह करे, तो मैं नहीं चाहूँगा हिंदुस्तान ऐसा सुपर पावर बने। मैं रादर चाहूँगा हिंदुस्तान एक समानता आधारित समाज बने, और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान आज के समय एक समानता आधारित समाज है। और जो ये लोग बात करते हैं कि हिंदुस्तान को सुपर पावर हम बना देंगे और हिंदुस्तान बस अभी कुछ दिनों में सुपर पावर बनने जा रहे हैं, तो मतलब उनसे जो लोग विश्वास करते हैं, मेरे ख्याल से हिसाब से उनसे बड़े बेवकूफ़ कोई है नहीं। लेकिन मुझे लगता नहीं कोई विश्वास भी करता है जो नेतागण आके बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान को सुपर पावर बना देंगे। वो हमको झांसा दे रहे हैं, हम हिंदुस्तान के लोगों के साथ ऐसे ही उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोग समझते हैं इतने आसानी से लोग बेवकूफ़ बनते नहीं हैं। मतलब आप सुपर पावर की बात कर रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तान में बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जा रहे हैं अस्पताल में, और आप बोल रहे हैं आप हिंदुस्तान को सुपर पावर बना रहे हैं। मतलब आज भी बनारस में प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूंसी है, ब्रिज गिर जाता है और प्रधानमंत्री उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते भी नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी दूसरे राज्य में खरीद फरोख्त कर रही है एमएलएस की, कि सरकार बनानी है। अब ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में महिलाओं को और पुरुषों को अलग खाना दिया जाता है, महिलाओं को सेम खाना नहीं दिया जाता। एक विश्वविद्यालय में, ऐसा नहीं किसी गांव देहात में बात हो रही है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रधानमंत्री का केंद्र भी है, जो शहर, उस यूनिवर्सिटी में महिलाओं को और पुरुषों को अलग खाना दिया जा रहा है इस 21वीं सदी में, और आप बोल रहे हैं आप सुपर पावर की बात कर रहे हैं। मतलब ये हमको सोचना चाहिए। मतलब 12,000 किसान जो अन्नदाता है, जिसके मेहनत से हम सब खाना खा रहे हैं, वो 12,000 किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। किस किस्म का सुपर पावर की हम बात कर रहे हैं? आज़ादी के 71वें साल में, 72वें साल में अब तो हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो पहले हमको आई थिंक ये सारे समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और जब मैं समस्याओं की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं मानता ये समस्या मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि मैं देश को बदनाम करना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये समस्या सबका समाधान है, लेकिन हमारा जो शासक वर्ग है, जो सत्ता में है, वो नहीं चाहते इन समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि मुनाफाखोरी वो हर जगह देखते हैं। मतलब उस ऑक्सीजन के पैसे को लेके योगी सरकार के पास पैसा नहीं है कि ऑक्सीजन वहाँ दे अस्पताल में, पब्लिक हेल्थ का आपका ये हाल है। लेकिन आपके पास और चीज़ों के लिए 24 लाख 25 लाख किसी पे आप फूल बरसा रहे हैं, कुछ लोग यात्रा निकाल रहे हैं। तो मुझे यात्रा से कोई समस्या नहीं है, यात्रा लोग निकाल रहे हैं तो उनका धार्मिक अधिकार है, वो उनका धर्म है, वो कांवड़ यात्रा निकाल सकते हैं। लेकिन स्टेट का प्रायोरिटी क्या होगा? स्टेट का प्रायोरिटी ये होगा कि हेलीकॉप्टर में जाकर उन पर फूल बरसाया जाए, या स्टेट का प्रायोरिटी होगा जो बच्चे मर रहे हैं उनको ऑक्सीजन दी जाए, क्योंकि ऑक्सीजन का आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। और
जो बच्चे मर रहे हैं वो तो किसी धर्म और जाति के आधार पर तो नहीं मर रहे हैं ना। मतलब अभी हमारे देश में एक आपदा आई हुई है, केरल में इतनी बड़ी बाढ़ आई हुई है, सरकार उसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर नहीं कर रही है, और आप बोल रहे हैं कि हम दुनिया में सुपर पावर बनेंगे। पहले देश में एक राज्य जो इतना ज़्यादा डिवास्टेशन जहाँ हुआ है, इतनी ज़्यादा बदहाली जहाँ है, इतने सारे लोग मरे हैं, और सिर्फ जो अभी मरे हैं और जो अभी प्रॉपर्टीज़ का लॉस हुआ, तो एक बात है, अभी रिहेबिलिटेशन के बाद कल को बीमारियाँ होंगी। आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए। आप वहाँ 2000 करोड़ रुपए आप जो रिलीफ के लिए मांग रहे हैं, वो 2000 करोड़ आपके पास नहीं है। जो जियो यूनिवर्सिटी को तो आपने बिना कुछ किए इतने सारे पैसे दे दिए, और आपने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग भी दे दिया, लेकिन वहाँ जो लोग मर रहे हैं, आप उनके लिए आपके पास कुछ नहीं है। फिर आप बोल रहे हैं हम सुपर पावर बना रहे हैं देश को। तो आप देखिए, देश को खोखला कर रहे हैं आप अंदर से, और ये बात देश की जनता आप समझ रही है हल्के हल्के करके, कि आपकी ये जुमलेबाजी जो है, इस जुमलेबाजी में कोई आने वाला नहीं है। कि देश के प्रधानमंत्री कितने लोगों से गले मिलते हैं, इससे देश सुपर पावर नहीं होता। देश में कितनी पिछले 4 साल में इन्होंने किस तरीके से बेरोजगारी को कम किया है, किस तरीके से बदहाली को कम किया है, किस तरीके से गरीबी को कम किया है, किस तरीके से महिलाओं के लिए काम किया है, ये सवाल है जो देश का सवाल है। और इसी से हम सुपर पावर नहीं, एक समानता आधारित देश बन जाएंगे। मतलब नरेंद्र मोदी के जो जितने प्रचार थे, मतलब ये सरकार है हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। मतलब बड़ा बड़ा लिखा था, बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। आधी आबादी है हमारे देश की, ऑलमोस्ट आधी आबादी है देश की। अगर सुपर पावर की कोई कल्पना कर सकते हैं पहले, तो उस आधी आबादी को हमको एम्पावर करना पड़ेगा। रियलिटी क्या है कि बलात्कार की घटना होती है एक 8 साल की बच्ची के साथ, और रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर उनके बलात्कारियों के पक्ष में रैलियां निकालते हैं। भाजपा का एक विधायक बलात्कार का आरोप फेस करता है, और गिरफ्तारी तो दूर की बात, जो विक्टिम है, जो रेप सर्वाइवर है, उसके फादर को मरने में मजबूर कर दिया जाता है, और उसको भी सुसाइड करने में मजबूर कर दिया जाता है। तो जब ये सच्चाई है और ये हालत है, तो हमको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि इस देश के आवाम की क्या प्रायोरिटी होगी। आई थिंक इस देश के आवाम ने हर मौके पे, जब भी तानाशाही कोई भी रवैया अपनाया है किसी भी सरकार ने, जब भी सत्ता का घमंड किसी में ज़्यादा आया है, तो जनता उसको ट्रैक पे लाई है, और आई थिंक हमको वापस ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है। आई थिंक ये मैं एक ही बोलूँगा, उसमें सब कुछ आ जाता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोज़गार। अगर ये 5 चीज़ें इस देश के आवाम को हासिल हो जाएं, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन मैं उसमें एक सवाल और जोड़ देता हूँ कि जातिवाद और पितृसत्ता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि आप कौन सी जाति में पैदा हुए हैं, कौन से लिंग में पैदा हुए हैं, इस आधार पर आपके खिलाफ हिंसा हो, ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो सबको डिग्निटी होनी चाहिए, सबको रोज़गार होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, शिक्षा सबको प्राप्त होनी चाहिए, शिक्षा अधिकार होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन से घर में पैदा हुए हैं तो आप कितना फीस दे सकते हैं। सबको फ्री शिक्षा होनी चाहिए कि एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक काला हांडी के उस सूखा जहाँ पड़ा है उन लोगों के बच्चे, वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। अगर उनके कल को बीमार हो जाएं अगर वो, तो उनको इस बात का ये ना हो कि क्योंकि हम अस्पताल नहीं जा सकते इसलिए हमारे बच्चे की मौत हो जाएगी। स्वास्थ्य का जो सवाल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इस देश में कई सारे लोगों की मौत इसलिए हो जाए कि वो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। हमारे देश की सरकार को शर्म आनी चाहिए, और ये समझदारी मेरे अंदर भी कुछ पर्सनल अनुभवों से आई है। मतलब 2010 का साल था, पूरे दिल्ली में डेंगू फैल रहा था, हर कोई, बहुत सारे लोग मर रहे थे, मुझको भी डेंगू हो गया और बहुत सीरियस डेंगू हो गया। मुझको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, ज़िंदगी मौत के बीच में किसी तरीके से बच गया मैं। लेकिन उसके 20 दिन बाद मेरे घर के सामने रहने वाला एक इंसान, क्योंकि उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम नहीं था जो मेरा बैकग्राउंड था, वो प्राइवेट अस्पताल अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो ड्राइवर का काम करता था, उसको डेंगू होता है, उसको लगता है बुखार है और मैं क्या अस्पताल जाऊँ, बहुत महंगा है, मेरा 3 दिन की वो चला जाएगा, पगार चला जाएगा। वो ड्राइविंग करता रहता है, 3 दिन बाद वो मर जाता है। तो ये उस समय मैंने सोचा कि अगर मैं उस घर में पैदा हो गया होता, उस वर्ग में पैदा हो गया होता, तो आज मैं जिंदा नहीं होता। और बहुत सारे लोग सिर्फ जिंदा इसलिए नहीं बचते क्योंकि वो हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये सारे सवाल हैं हिंदुस्तान को जो बहुत जल्दी एड्रेस करने की जरूरत है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट सिविक ड्यूटी इस देश के नागरिकों की है सवाल पूछना, अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछना, अपने लीडर से सवाल पूछना, सत्ता में जो है उनसे सवाल पूछना। और आज खतरा भी सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे है। ये बोला जा रहा है सवाल पूछना देशद्रोह है। बात यह है कि अगर आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, किसी भी सरकार से, तो वो सरकार पगला सांड हो जाती है, फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं ये सरकार उसी ट्रैक पर जाने की कोशिश कर रही है। तो नागरिकों का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य यही है कि वो सवाल पूछे और लोगों को जवाबदेह करे।
ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई नेता चुन के जाता है तो 5 साल का उसको लाइसेंस मिल गया है, वो हर दिन जवाबदेह है, ये मैंडेट उसको हर दिन रिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां से कोई चुनाव लड़ता है, जीतता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 साल वापस जाता भी नहीं है। 5 साल बाद उसको पता है कि मेरी पार्टी यहाँ मजबूत है, मुझको फिर से चुनाव जिता देगी, क्या किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव जिता देगी? क्या नागरिकों के पास कोई चीज़ ऐसा प्रोविजन है कि उस इंसान को वापस बुलाया जाए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? भाई तुम यहाँ से चुन के गए हो, हमारा वोट लेके गए हो, हमसे आगे वादे करके गए हो, हमारे इस कॉलोनी के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या किया? तो ये जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल पूछने की परंपरा को जिंदा नहीं रखेंगे, तो लोकतंत्र फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। देखिए, एक चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि हर 5 साल में चुनाव हो जाना। लोकतंत्र का कुछ और मतलब है, और लोकतंत्र का मतलब है कि हम समानता की तरफ बढ़ें, और समानता की तरफ हम जब भी बढ़ेंगे जब जो सत्ता वर्ग है उसको हम मजबूर करेंगे अपने अधिकारों की बात जो हमसे वादे किए थे उस पर वो आए और काम करे, जो उसने बोला था वो काम करे। नरेंद्र मोदी साहब से ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि आपने वादा किया था ना? उमर खालिद ने या कन्हैया कुमार ने या शैला रशीद ने तो वादा नहीं किया था कि 2014 के बाद 2 करोड़ रोजगार आएंगे। तो ऐसा क्यों है कि सवाल हमसे पूछे जाएंगे, नरेंद्र मोदी से नहीं पूछे जाएंगे? आपने बात किया तो बहुत हुआ, किसानों पे अत्याचार, काला धन आएगा, स्विस बैंक में काला धन रखा है, तो स्विस बैंक में काला धन रखा है तो लाइन तो आपने स्टेट बैंक के बाहर लगवाई लोगों की नोटबंदी करके, और स्विस बैंक में तो काला धन बढ़ गया। और तो ये सब सवाल उनसे पूछे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे सवाल जनता के सवाल हैं। चुनाव से पहले जनता के सवाल बड़े जल्दी याद आ जाते हैं, बिकॉज उस वक्त जनता का सपोर्ट चाहिए, लेकिन उसके बाद 5 साल तक नहीं आते। तो ये चीज़ आई थिंक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। आई थिंक हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक होने में सबसे बड़ा अगर किसी ने रोल अदा किया तो वो हिंदुस्तान के लोगों ने किया है। क्यों? एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा, सिस्टम ने अपने आप कुछ नहीं दिया है। सिस्टम से हर चीज़ आज भी और कल भी, आज़ादी के समय भी लोगों ने लड़ के ली है। जो कुछ फॉर एग्जांपल जो कुछ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि मैं एक इतिहास का छात्र हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हमको पढ़ाई जाती थी। अगर आप उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को भी देख लें, और हम आज संविधान जो हम बोलते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में देखें तो उसमें भी बहुत लड़ाई हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत सारे लोगों से लड़ रहे थे कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए। एक और लीडर थे जयपाल सिंह मुंडा, आदिवासियों के लीडर थे, वो आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे। तो जो वंचित तबका है, जो कुछ उसको मिला है वो लड़के मिला है, और वो वंचित तबके ने बार बार लड़ा है। आज से 20-30 साल पहले भी किसी को जाति के नाम पे गाली दे देना पब्लिक डोमेन में, पब्लिक लाइफ में बहुत आसान था, लेकिन जो उसके खिलाफ प्रतिरोध हुआ, उसके खिलाफ असर्शन हुआ वहाँ के आम आवाम का, दलित समुदाय का, पिछड़े समुदाय का, आदिवासियों का, आज ये पॉसिबल नहीं। कोई भी नेता पब्लिक लाइफ में किसी को पब्लिकली गाली दे, मन में वो वही विचार बना के रखे, लेकिन पब्लिकली नहीं बोल सकता। अभी के समय बहुत एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट चल रहा है कि LGBT राइट्स को लेके, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, वो सिस्टम ने नहीं दिया, वो लोगों ने इसको सवाल बनाया कि हमको भी डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है। तो आज वो सवाल केंद्रित सवाल बना है, और यहाँ इस बात हो रही है कि हम लोग उसको क्रिमिनलाइजेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं, और हिंदुस्तान को डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, वही हमको डेमोक्रेसी का डेफिनेशन को याद करना है कि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन सिर्फ 5 साल का चुनाव नहीं है। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ये है कि हमको अधिकार मिले और समानता हो। एक चीज़ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के आने के बाद बोली थी, संविधान जो उन्होंने खुद, जिसके ड्राफ्टिंग चेयरपर्सन थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, कि अब हम एक अंतर विरोध के दौर में जा रहे हैं, जहाँ राजनीतिक तौर पे तो समानता है, हर इंसान का एक वोट है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जो हमारा ढांचा है समाज का, वो असमानता पर आधारित है। और जब तक हम इस आर्थिक और सामाजिक असमानता को ख़त्म नहीं करेंगे तो राजनीतिक समानता का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बिकॉज फिर वही डोमिनेंट ग्रुप से वो कंट्रोल करेंगे। आज 70 साल बाद भी हमारा सिस्टम वही लोग कंट्रोल करते हैं। आज भी गाँव में जिसके पास ज़मीन है वो पंचायत कंट्रोल करता है, पंचायत कंट्रोल करता है, सारे फंड्स कंट्रोल करता है। ऊपर जाके देखेंगे तो वो स्टेट असेंबली कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट कंट्रोल करता है, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, हर जगह आप देखेंगे कि डोमिनेंट ग्रुप्स का कंट्रोल है। उसको जो चैलेंज हुआ है उसी ने हमको डेमोक्रेटिक बनाया है कहीं ना कहीं, सिर्फ चुनावों ने डेमोक्रेटिक नहीं बनाया है। और हमको चुनावों से बाहर जाके डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करके सोचने की ज़रूरत है। एवरीडे डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी इज ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड। मतलब आप मैं ये राहुल गांधी की तरह नहीं बोल रहा पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, बट अ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, अ फीलिंग ऑफ फेडरेशन, दैट वी आर ऑल इक्वल, वी आर ऑल वन, वी ट्रीट each other with dignity. These are Baba Saheb Bhimrao Ambedkar's words. And that I think people, there's still a lot that we need to fight for. But if we have survived as a democracy, it's simply because of the fact that people have fought. देखिए, जब हम फेक न्यूज़ की बात करते हैं तो फेक न्यूज़ को हमको कैटेगराइज भी करना पड़ेगा। मतलब कुछ फेक न्यूज़ हैं जो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि अनोनिमस प्रोफाइल से वो शेयर करी जा रही हैं,
लोग आइडेंटिटी अपनी छुपाए हुए हैं, तो आप कल को बोलेंगे ये भाजपा ही है या कांग्रेस है, तो वो बोलेंगे भाजपा कांग्रेस, बोलेंगे नहीं हमारे लोग नहीं हैं। तो जो वो जानते हैं कि हम फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और ये पकड़ा जाएगा, तो अपने आइडेंटिटी को छुपा के रखें। व्हाट्सएप पे आप हर किस्म की फेक न्यूज़ आजकल आप देखेंगे, सांप्रदायिक पूरा प्रोपेगेंडा फेक न्यूज़ के जरिए हो रहा है, उस प्रोपेगेंडा के जरिए दंगे कराए जा रहे हैं और दंगे से कौन फ़ायदा उठा रहा है ये सब भी हम लोग जानते हैं। लेकिन अब फेक न्यूज़ का मेन स्ट्रीमिंग भी हो गया है, तो आप फेक न्यूज़ रात के 9 बजे जो आपके मेन स्ट्रीम चैनल हैं वो भी आके फेक न्यूज़ करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, सब लोगों ने सुना होगा, आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले न्यूज़ आई थी कि उमर खालिद 2 बार पाकिस्तान होकर आया। मैं वापस आया, मैं बोला मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं हिंदुस्तान से आज तक बाहर नहीं गया, तो मैं पाकिस्तान कहाँ से होकर आया। उमर खालिद ने 800 फ़ोन कॉल किए 6 दिन में। किसी ने कैलकुलेट किया, मतलब हर घंटे ये 13-14 फ़ोन कॉल कर रहा था 6 दिन तक बिना सोए। ये पॉसिबल भी नहीं था, लेकिन ये बातें बोल दी गई और आपने एक माहौल बनाया। नजीब के बारे में बोला गया कि वो गायब होने से पहले ISIS की वेबसाइट्स को ब्राउज कर रहा था। अगले दिन दिल्ली पुलिस का रिपोर्ट आता है, नहीं हमारे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। आज तक उन चैनलों ने ना माफ़ी मांगी, ना रिट्रैक्ट करना तो बहुत दूर की बात, रिट्रैक्ट भी नहीं किया। आज भी उनकी वेबसाइट पे आपको ये सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो एक बहुत चीज़ क्लियर है कि जुमलेबाजों की सरकार में फेकरी की बहुत ज़रूरत है। अगर असली तथ्य सामने आ जाएं तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए काम करना। इसीलिए ये पूरा JNU का मसला भी उन्होंने गढ़ा था। ये JNU का मसला भी क्या था कि देश विरोधी नारे लगाए गए, देश विरोधी बात करी गई, हम देश के खिलाफ कुछ नहीं सहेंगे। आपने 2.5 साल में क्या किया? अगर आप कुछ नहीं सहेंगे और अगर दलील के तौर पे मान लें कि आप सही आप बात बोल रहे थे, आप वो फेक न्यूज़ नहीं था JNU का पूरा मसला। मैं उसको पूरी JNU कंट्रोवर्सी को मैं फेक न्यूज़ मानता हूँ। अगर वो फेक न्यूज़ नहीं था, दलील के तौर पर मान लें और सही में हम देश विरोधी नारे लगा रहे थे, तो 2.5 साल तक आप आरोप पत्र दर्ज करके मुकदमा शुरू क्यों नहीं कर पाए? देशद्रोह सेडिशन के केस में 14 साल जेल होती है। अभी तक तो मुकदमा खत्म करके हमको 14 साल हमको कन्विक्ट कर देना चाहिए था। 2.5 साल तक आप मुकदमा ही शुरू नहीं कर पाए, क्योंकि आप मुकदमा शुरू करना ही नहीं चाहते। आप चाहते ही नहीं कि कोर्ट रूम में बात जाए। यहाँ तो एक अक्यूज्ड बोल रहा है भैया चार्जशीट दर्ज करो। जिस दिन चार्जशीट दर्ज होगी मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँगा कि अब मुकदमा शुरू हुआ, मुझे कुछ बोलने को मिलेगा और मैं सच साबित कर पाऊंगा। लेकिन आप सच जानते हैं सच क्या है, और इसीलिए आप इसको कभी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके जाएंगे। आप इसको कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में खेलेंगे, और वो पब्लिक ओपिनियन वही मीडिया चैनल इंजीनियर करेंगे जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, और वहाँ किसी को मतलब आप किसी और को बोलने भी नहीं देंगे। तो इन सब चीज़ों को हमको समझने की ज़रूरत है कि ये ध्यान भटकाने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पाकिस्तान का नारा लगा, वहाँ इसका वो बोला गया। अभी मुझे तो लगता है जो प्रतीक सिन्हा काम कर रहे हैं ऑल्ट न्यूज़ का, आई थिंक देश को हज़ारों प्रतीक सिन्हाओं की ज़रूरत है। हम सबको भी कहीं ना कहीं प्रतीक सिन्हा बन जाना चाहिए कि अगर हमको कहीं लगे। और ये चीज़ देखिए, प्रतीक सिन्हा ने जो काम करना शुरू किया, कितने सिंपली चीज़ों को पकड़ना शुरू किया कि आप बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा फेक न्यूज़ पकड़ने के लिए। तो हम तमाम लोग जो थोड़ा भी सोशल मीडिया जानते हैं, जो थोड़ा भी सोशल मीडिया को स्कैन करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर हमको कहीं कुछ गलत मिले उसको वहीं काउंटर करने की ज़रूरत है। क्योंकि उनका अदरवाइज जो हिटलर का एक प्लान था ना कि आप एक झूठ को 100 बारी बोलिए वो सच हो जाएगा, तो अभी मोदी साहब का भी वही प्लान है कि उन्होंने 4-5 भोपू बैठा दिए मीडिया हाउसेस में। वो रोज़ रात में आकर झूठ बोलते रहेंगे JNU के बारे में, मुसलमानों के बारे में और समुदायों के बारे में, एक उन्माद फैला के रखेंगे, एक ध्रुवीकरण करके रखेंगे। उसको अगर आप शुरू में काउंटर कर दें तो उनको वो मौका नहीं मिलेगा, और आई थिंक उस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है। आई थिंक राइट तो अपने आप को डिफाइन करता है। मैं उसको डिफाइन करना भी चाहूँ तो यही बोल सकते हैं कि वो विभिन्नता में विश्वास नहीं करता। वो एक कल्चरल एस्पेक्ट है उसका कि हमको एक तरीके से दिखना है, एक तरीके से सोचना है, एक तरीके की बात करनी है, एक धर्म होगा। साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेके भी एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव होता है कि बाज़ार अच्छा है, अगर आप जितना बाजारीकरण करेंगे उतना ज़्यादा समाज के लिए अच्छा है। लेकिन सच्चाई हमको दर्शाती है किस तरीके से वो काम नहीं करता है। जिस चीज़ में मैं ज़्यादा ट्रेंड हूँ उस चीज़ को मैं थोड़ा अच्छा बोल सकता हूँ कि लेफ़्ट का क्या रोल है, और मुझे लगता है कि लेफ़्ट हिंदुस्तान में है, और मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब मैं लेफ़्ट है तो मैं सिर्फ कुछ पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेफ़्ट एक आइडिया है, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, और वो आइडिया किसी पार्टी की बपौती भी नहीं है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ए या कम्युनिस्ट पार्टी बी वही लेफ़्ट है, बाकी सब कोई लेफ़्ट नहीं है। और इसमें बहुत सारे फोर्सेस हैं जो इन सारी लड़ाइयों को लेकर लड़ रहे हैं, और उस चीज़ को मैं लेफ़्ट बोलता हूँ कि आज के समय जो मजदूर वर्ग है उनके अधिकारों के लिए लड़ना, किसान है उनके अधिकारों के लिए लड़ना,
सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलना, जाति और लिंग के आधार पे जो विभाजन है और जो शोषण है उसके खिलाफ बोलना, ये सब मेरे हिसाब से वामपंथी विचारधारा का कोर वैल्यू सिस्टम है और यही मेरे लिए वामपंथ भी है। आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आज के समय अगर आप देखेंगे हायर एजुकेशन सीन में, मैं तो अभी पास आउट हो गया पिछले महीने, तो जितने खासतौर से आप दलित और मुसलमान समुदायों के लोगों को पाएंगे वो ज़्यादातर 90% फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। मतलब इससे पिछली उनकी पीढ़ी पढ़ी नहीं थी और वो पहली या पढ़ी नहीं थी तो हायर एजुकेशन तक नहीं आई थी, 10वीं 12वीं करके ख़त्म कर दिया था, और वो पहली पीढ़ी है जो शिक्षा में आ पाई है। और इस चीज़ को हमको और संजीदगी से सोचना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ऐसा इंक्लूसिव बनाया जाए कि जो इतने स्ट्रगल करके आए हैं कहीं वो पुश आउट ना हो जाए। जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं यूनिवर्सिटी में, और आप ड्रॉप आउट रेट्स का अगर सोशल बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आप ज़्यादातर पाएंगे दलित, पिछड़े, मुसलमान, महिलाएं, यही लोग ड्रॉप आउट करते हैं ज़्यादातर। बिकॉज किसी पे ये प्रेशर होता है कि आपको शादी करनी है, किसी पे ये प्रेशर होता है आपको घरों में पैसा भेजना है, किसी को किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, कोई कोप नहीं कर पाता जो एक यूनिवर्सिटी सिस्टम का जो स्टैंडर्ड होता है और जो जिसको स्टैंडर्ड बोला जाता है कि आप अंग्रेज़ी अच्छी बोलिए, आप अंग्रेज़ी में लिखिए। तो ये सब चीज़ों को विश्वविद्यालयों को और इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, ये सोच के कि हमारे समाज के बहुत अलग अलग तबकों से लोग आते हैं, हर किसी का स्टैंडर्ड दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड टाइप नहीं हो सकता। तो आपको उन सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाए थे, उन लोगों को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये आई थिंक एक विश्वविद्यालय का काम है। मेरे हिसाब से जेएनयू एक ऐसा विश्वविद्यालय रहा है जिसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा है कि विश्वविद्यालय, अगर आपके बने बनाए लोग आएंगे तो फिर विश्वविद्यालय का काम क्या रहेगा? फिर तो वो खुद ही ओपन से कर सकते हैं। विश्वविद्यालय का तो काम यही है कि आप एक इन्वायरमेंट दें जहाँ एक अलग मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से लोग अपने को उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट माने। और आई थिंक जेएनयू ने हर एक पॉलिसी अपनी ऐसी बनाई, मतलब, और वो चीज़ विच वॉज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, विच इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कि कल को अगर हमको कोई और डिस्क्रिमिनेशन समाज में उभर कर आता है और हमको लगता है कि इसको इस तरीके से एड्रेस करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी स्टूडेंट कम्युनिटी ने, टीचर कम्युनिटी हमेशा आगे रखा। फॉर एग्जाम्पल, जेएनयू में एक सिस्टम हुआ करता था जो अभी के वाइस चांसलर ने हटा दिया है, डेप्रीवेशन पॉइंट्स। अब बहुत सारे लोगों को, वो जेएनयू का यूनिक सिस्टम था, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा डेप्रीवेशन पॉइंट क्या चीज़ है। डेप्रीवेशन पॉइंट के हिसाब से अगर आप किसी पिछड़े इलाके से आते हैं, मतलब आपके होम टाउन में जहाँ पले बड़े हैं वहाँ स्कूल और विश्वविद्यालय नहीं है, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर थोड़ा कम पिछड़े इलाके से आते हैं तो आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। महिलाओं को, क्योंकि हमारा एक ऐसा समाज है जहाँ महिलाओं की शिक्षा को हमको एनकरेज करना चाहिए, सब महिलाओं को 5 नंबर एक्स्ट्रा एंट्रेंस एग्जाम में मिलेंगे। तो ये चीज़ें इंश्योर करती थी कि जब आप एंट्रेंस हो तो बहुत सारे इन तबकों के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिला, फाइनली वो यूनिवर्सिटी में आए। जब 27% ओबीसी रिजर्वेशन देश में हायर एजुकेशन में नहीं आया था, जेएनयू में ओबीसी स्टूडेंट्स को भी डेप्रीवेशन पॉइंट मिला करते थे, तो एक कदम आगे था। जेएनयू ने पहला यूनिवर्सिटी था जिसने जीएस कैश को स्थापित किया विशाखा गाइडलाइंस के बाद। अगर महिलाएं जो इतना कुछ फेस करके विश्वविद्यालय आती हैं और उनको यौन हिंसा का सामना करना पड़े, तो कोई एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो विशाखा गाइडलाइंस ने बोला था, जहां वो इस चीज़ को रिड्रेसल करें, इस चीज़ को जस्टिस मिले। जेएनयू पहला इंस्टीट्यूट था जिसने, यूनिवर्सिटी था जिसने इस विशाखा गाइडलाइंस के बाद जीएस कैश को बनाया, वो भी इस वाइस चांसलर ने खत्म कर दिया है। जेएनयू का फीस स्ट्रक्चर कम था। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करती थी जो वंचित तबका है वो आके पढ़ पाए, वो आके आगे बढ़ पाए और सोशल मोबिलिटी समाज में हो। ऐसा नहीं है कि किसान का बच्चा किसानी ही करता रहे और किसानी में जो हालत है, जो प्रॉब्लम है, सरकार वहाँ फंड्स नहीं दे रही है, वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और भी कामों में आगे जा सके, ये चीज़ जेएनयू इंश्योर करता था। और मेरे हिसाब से जेएनयू के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया गया है वो इसी कारण के चलते किया गया है। आज जो जेएनयू को इतना बदनाम किया गया है, जेएनयू तो एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो देश में एक नहीं 100 होनी चाहिए। मतलब ये बोलते हैं शट डाउन जेएनयू, हम चाहेंगे जेएनयू जैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या एम्स जैसा मेडिकल इंस्टीट्यूट जहां लोग, गरीब लोग आके अपना इलाज करा पाएं, ये तो सैकड़ों होनी चाहिए देश भर में। आप उसी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो देखिए, जो जेएनयू के खिलाफ पिछले 2-2.5 साल से दुष्प्रचार किया गया, तो अगर कोई उस दुष्प्रचार से कन्विंस होकर खुश हो रहा है कि आज देखो जेएनयू को सबक सिखाया जा रहा है, तो उनको ये बात जानने की ज़रूरत है कि दुष्प्रचार आपके साथ भी हो रहा है, आपके खिलाफ भी हो रहा है, और आपको आपके अधिकारों को छीना जा रहा है और आपको खुशी महसूस करी जा रही है कि देखो जेएनयू को हमने सबक सिखा दिया, देशद्रोहियों को हमने सबक सिखा दिया। क्योंकि अगर जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय ख़त्म होगा, जिसके पास ये सारे प्रोविजंस थे, ये सारी पॉलिसीज़ थी जो हल्के हल्के करके ये वाइस चांसलर ख़त्म कर रहा है, चाहे डेप्रीवेशन पॉइंट हो, चाहे कम फीस स्ट्रक्चर हो, चाहे कम हॉस्टल का स्ट्रक्चर हो, सब्सिडाइज एजुकेशन हो, अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो उसका विकल्प जो आएगा, उसका जो ऑल्टरनेटिव सरकार दे रही है,
वो ऑल्टरनेटिव दे रही है जियो इंस्टीट्यूट, जो अभी तक आया नहीं है उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग दे दिया है, और जब आएगा भी तो उसी ने तो सरकार को बताया है कि पर एनम एक साल में एक स्टूडेंट से 10 लाख रुपए लेंगे। तो अगर 10 लाख रुपए आपका ट्यूशन फी या हॉस्टल फी होगा तो कौन पढ़ पाएगा? मैं ही नहीं पढ़ पाऊंगा जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जो मिडिल क्लास के और नीचे से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास और मजदूर वर्ग से आते हैं और गरीब लोग परिवारों से आते हैं। क्या उनका ये सपना देखना भी अपराध है? वो सपना ही नहीं देख सकते कि हम कभी उच्च शिक्षा में जाएंगे, हम कभी पढ़ाई करेंगे। ये सरकार लोगों से उनका सपना देखने का अधिकार छीन रही है, और फिर उनको बता रही है कि नहीं नहीं, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है देशभक्ति। खुश रहो कि हमने जेएनयू जैसे देश विरोधी एक इंस्टीट्यूट को हम तबाह कर रहे हैं, वहां के देश विरोधी छात्रों को, अध्यापकों को हम सबक सिखा रहे हैं। वो इंसान को ये कन्विंस कर रहे हैं कि जो जेएनयू को तबाह करा जा रहा है वो उसके हित में है, जबकि असलियत में उसका हित यह है कि जेएनयू को बचाया जाए, जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट्स को बचाया जाए, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स को बचाया जाए, पब्लिक एजुकेशन के आइडिया को बचाया जाए। एजुकेशन, शिक्षा एक अधिकार है, शिक्षा कोई कमोडिटी नहीं है जिसको आप बाजार में जाकर खरीदेंगे। मतलब इस सरकार जब से आई है इसने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि हम शिक्षा को अधिकार नहीं मानते। नरेंद्र मोदी आके 1.5 साल बाद कीनिया चले गए थे, नायरोबी में WTO गैट्स एग्रीमेंट साइन कर आए, जो एजुकेशन को ट्रेडेबल कमोडिटी बना देता है। बीच में वो ऑटोनॉमी लेकर आए थे। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब ऑटोनॉमी तो हम चाहते हैं विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी हो, सरकार अपना एजेंडा आके ना थोपे, लेकिन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब सरकार अब फंड नहीं देगी, तुम अपना फंड इकट्ठा करो। तो फंड कैसे इकट्ठा करो? फीस बढ़ा के। अब यही काम होगा, हर साल आप बजट पे कम कर देते हैं पैसा शिक्षा में, और फिर मतलब जेएनयू के समय जो बोला गया था कि टैक्स पेयर के पैसे से आप पढ़ते हैं और आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। टैक्स का पैसा किसका पैसा है? अंबानी का पैसा है क्या? अडानी का पैसा है? उनको तो टैक्स हॉलीडेज मिलती हैं। टैक्स का पैसा तो मेरा और आपका पैसा है। हम चाहेंगे, इस देश के नागरिक चाहेंगे कि वो पैसा खर्च हो शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे। मतलब हम नहीं चाहेंगे कि वो जितना करोड़ों रुपए, आई थिंक 4,500 करोड़, एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं, जो इन्होंने प्रचार पे इस सरकार ने खर्च किए, हम तो नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का खर्च हो। हालांकि हम टैक्स तो इसलिए नहीं देते कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपने सरकार के फैसले बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब जहां जहां घूम रहे हैं वो टैक्स का पैसा जा रहा है। हम चाहेंगे हमको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, स्वास्थ्य मिले। तो हमसे पैसा, हमारा पैसा, और हमको बोल रहे हो कि तुम टैक्स पेयर मनी से पढ़ रहे हो। तो देश के लोग, देश का आवाम देश के पैसों से पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जब जेएनयू देश के लोगों की बात करता है तो यह तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जिनके पैसों से हम पढ़ रहे हैं, देश के पैसों से हम पढ़ रहे हैं, हम देश की बात करेंगे। हम अपनी यूनिवर्सिटी को बचाएंगे, हम पब्लिक एजुकेशन को बचाएंगे, जहां उन वंचित तबके के लोग आगे पढ़ सकते हैं जो सोच नहीं सकते इन यूनिवर्सिटीज में जाने का। मतलब एक जियो को हटा दीजिए और भी देख लीजिए, जिंदल, अशोका, कितनी फीस है? 4 लाख, 5 लाख। पॉसिबल ही नहीं है। इस सरकार का एजेंडा यही है, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स को स्लोली खत्म कर दिया जाए। उसके बाद अगर आप 4-5 लाख, 10 लाख रुपए दे सकते हैं साल के तो आप पढ़िए, अदरवाइज आपको कोई अधिकार नहीं, आप भाड़ में जाए। ये मैसेज वो दे रही है सरकार। लिंचिंग की सभ्यता हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये मनुवादी सभ्यता का पार्ट है, और पहले महिलाओं को डायन बोल के लिंच कर दिया जाता था, और दलितों के खिलाफ हिंसा करी जाती थी। इसी तरीके से वो लिंचिंग की जाती थी, जिसमें पूरे लोग, भीड़ पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन पिछले 4 साल में एक ही पॉलिटिकल इस्तेमाल होने लगा है इसका, और ये बहुत खतरनाक है। और जब मैं पॉलिटिकल इस्तेमाल बोल रहा हूँ तो मैं कोई भी शब्द बिना जिम्मेदारी के नहीं बोल रहा हूँ, और मैं समझाऊंगा मेरा मतलब क्या है पॉलिटिकल इस्तेमाल से। मतलब अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो लिंचिंग में जो ड्रास्टिक इंक्रीज 2014 के बाद से आया है, वो एक चीज़ क्लियर करता है कि ये सारी घटनाएं स्पॉन्टेनियस नहीं है। चाहे वो अखलाक का केस हो, फिर पहलू खान का केस हो, जुनैद का केस हो, ऊना का घटना आया, ऐसी इतनी सारी घटनाएं हैं कि अब तो गिनती करना भी मुश्किल हो गया है। मतलब आप हर दूसरे तीसरे दिन आपको कोई ना कोई घटना आपको मिल जाएगा, और ये रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं। मतलब और कितने हो रहे हैं वो हमको पता भी नहीं। जब मैं राजनीतिक इस्तेमाल का बात कर रहा हूँ, अगर भीड़ ने जाके किसी को मार दिया, मान लीजिए वो भीड़ मतलब जो ये बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस था, तो फिर मंत्रियों को आके उसका समर्थन करने की क्या जरूरत है? अगर मंत्री समर्थन कर रहे हैं तो मतलब उस भीड़ को एक मैसेज दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप के अक्यूज्ड है या FIR है, जो कॉन्विक्ट है, जो मर्डर में गिल्टी पाया गया, आप उसको जाके माला पहना रहे हैं 10-12 लोगों को, और आप यूनियन मिनिस्टर हैं और सरकार का इस पर कोई कहना नहीं है। प्रधानमंत्री इतने दिनों तक चुप रहे मॉब लिंचिंग पे। जब उनको बहुत ज़्यादा घेर लिया गया तो वो आते हैं, 2-3 शब्द बोलते हैं, और वो 2-3 शब्द भी इतने जेनेरिक बोलते हैं कि किसी इंसान को अगर हिंदुस्तान के बारे में पता ना हो तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि बात किस चीज़ की कर रहे हैं। जिन लोगों को मारा गया, कभी उनकी इंसाफ की बात नहीं करी आपने। रादर एक के बाद एक केस में देख रहे हैं कि एक्विटल मिल रहा है।
अभी अखलाक के केस में सॉरी बेल मिल रहा है। अखलाक के इनफैक्ट पहलू खान के केस में तो उन्होंने केस को ही बंद कर दिया। पहलू खान का डाइंग डिक्लेरेशन था कि मुझे इन लोगों ने मारा है, उन लोगों के खिलाफ कभी केस बनाया भी नहीं गया था। अखलाक के केस में जिन लोगों को बेल पे छूटे उन लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई। मतलब देश में नौकरियां नहीं है लेकिन गौरक्षा की नौकरी है। आप गौरक्षक बन जाइए और एक बार गौरक्षक बन के आपने किसी को मार दिया तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मतलब एक लाइक इस सरकार ने किलिंग को इंसेंटिवाइज किया है कि आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब मुझ पर भी जो हमला किया उसके बाद वो जो वीडियो बना रहे थे, वीडियो अपने अपलोड किया, वो यही सोच रहे थे कि सब लोगों को सब मिल रहा है तो हमको भी कुछ मिल जाएगा। मतलब अब हर बारी मतलब ऐसा नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ इसको राजनीतिक बैकिंग है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई मिनिस्टर है वो फोन करता है बोलता है उसको जाकर लिंच कर दो आज। लेकिन जो अलग अलग जगह लोग हैं उनको ये पता है कि हमारे पास हमारे साथ खड़े होने वाले लोग हैं और फिर बाकी लोगों को लगता है कि ये एक मोबिलिटी का रास्ता है। बाकी तो कोई रास्ता देश में बचा नहीं, बाकी कोई अपॉर्चुनिटीज देश में बची नहीं, तो ये एक रास्ता है। मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा था, मैं सुन रहा था दो लोग मेरे पे जो हमला करने आए थे, मुझे जान से मारने आए थे, उनमें से एक बार में बाउंसर था और एक ड्राइवर था और अब दोनों गौरक्षक थे। तो मतलब मुझे इस बात का दुख हुआ कि ये वो लोग हैं जिनका मतलब अधिकारों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आज इतनी नफरत भर दी गई है कि वही लोग हमारे खिलाफ खड़े। उन लोगों को लग रहा है कि हम मतलब कैसा खतरा है जो हमको गोली मार के ख़त्म कर देना चाहिए। कोई न्याय प्रणाली और प्रोसेस कोर्ट का वो भी ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत सोची समझे तरीके से किया गया है। देखिए 4 साल में जो कुछ इस सरकार ने किया और जितने सवाल आज उठ रहे हैं, वो नहीं चाहेगी कि वो भीड़ एक कॉन्शियस पॉलिटिकल मास में डेवलप हो जो सवाल उनसे पूछे। और समाज में जो सामाजिक और आर्थिक संकट है वो नहीं चाहिए कभी उनके लिए राजनीतिक संकट बने। तो इसीलिए बहुत आसान है कि कुछ और मुद्दों पे उस भीड़ को इकट्ठा कर दो और उस भीड़ का बस डायरेक्शन बदल दो, और यही काम किया जा रहा है। और इस चीज़ पे आई थिंक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आज मतलब लोग कई बार लोग सवाल पूछते हैं 2019 में क्या होगा, 2019 में क्या होगा। मैं लोगों को रोकता हूँ, बोलता हूँ पहले ये सोचो 2019 तक क्या होगा। बिकॉज जो उन्माद आज ये नहीं चाहेंगे कुछ सवालों पे चुनाव लड़े जाएं जिन सवालों पे 2014 में चुनाव लड़े गए थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके पीछे आरएसएस एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस बात को कभी छुपाते नहीं है। लेकिन 2014 से पहले उन्होंने एक मुखौटा पहना था, विकास का मुखौटा पहना था, अच्छे दिन का मुखौटा पहना था, बहुत सारे वादे किए थे। अब वो नहीं चाहते 2019, वो चाहते नहीं, मतलब उनको ऑप्शन नहीं है। अगर आप उन सवालों पे लड़े तो आपको मतलब हर तरफ से आपको पराजय ही मिलेगी। अब वो दूसरे मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो क्लियर हो गया है मतलब पिछले कुछ दिनों में। मतलब आप बस 9 बजे टीवी उठा के देख लीजिए, जो इनके जितने चैनल हैं जो इनकी वाहवाही करते रहते हैं, उस पर आप डिबेट उठा के देख लीजिए। मतलब कि एक मौलाना को उठा के ले आएंगे, एक किसी और को उठा कर ले आएंगे। मतलब पहले तो आपने एंकर को भी भाड़े पे लिया है, अब आपने गेस्ट को भी भाड़े पे ले लिया है, और फिर आप वो हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। तो इनकी कोशिश यही रहेगी और भीड़ के सहारा हिंसा करी जाएगी, और ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। हमारे देश की परंपरा भाईचारे की है। मतलब हमारे देश में अन्याय भी रहा है लेकिन एक भाईचारा भी रहा है, और उस अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला भी। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान तो साथ में गए थे ना फांसी के फंदे को चूमने के लिए, उनको कोई नहीं बांट पाया। बांटने की बहुत कोशिश करी गई थी उनको भी उस समय, लेकिन नहीं बांट पाया। तो आज हमको कैसे बांट देंगे ये नेता, ये हमको सोचने की ज़रूरत है। मतलब आज बहुत सारे लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं, सोच के कि नहीं देखो अगर इस पर बात करेंगे तो हमारा पोलराइजेशन हो जाएगा, लेकिन इस पर बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है। और हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है। मतलब अंत में मैं यही बोलूँगा, उस दिन भी जब हमला हुआ मैं उसी मुहिम के एक प्रोग्राम में गया था, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, और हम लोग पिछले 1 साल से इस कैंपेन को लिया है। अलग अलग विक्टिम्स जो मॉब लिंचिंग के हुए हैं हम उनसे मिले, उनके लीगल केसेस को देख रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उन केसेस में वकील खड़े हों। उनके फैमिली में कई बार क्या होता है कि अगर जिसकी मौत हुई है वो सोल अर्निंग मेंबर था, एक क्योंकि मेल मेंबर्स की मतलब पुरुषों की ज़्यादातर अभी तक वही है, तो कई सारे घर बैठ गए हैं इसके चलते, तो उनको फाइनेंशियली हेल्प करना और इसको राजनीतिक एक सवाल बनाना, तो ये हमारी 1 साल से कोशिश रही है। और जब हम इस सवाल को लड़ रहे हैं तो हम इसलिए नहीं बोल रहे कि मुसलमानों की और दलितों की बात हो रही है। हाँ, मुसलमानों को और दलितों पर हिंसा हो रही है, हम उसके खिलाफ बोलेंगे और बिना झिझक बोलेंगे, लेकिन ये सवाल जुड़ा हुआ सवाल है हमारे आर्थिक अधिकारों के लिए भी, वो शिक्षा और रोजगार का सवाल भी से जुड़ा हुआ सवाल है। बिकॉज इसी वजह से वो ये सब काम कर रहे हैं कि उस पर बात ना करी जाए। तो इन दोनों सवालों को जोड़ते हुए हमने एक मुहिम चलाई है। आने वाले दिनों में मैं अंत में यही बोलूँगा, इस मुहिम को हम और तेज़ करेंगे और मैं चाहूँगा कि इससे लोग जुड़ें। मतलब ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि एक उमर खालिद की लड़ाई है या कुछ लोगों की लड़ाई है। मतलब हम कोई खास सुपरमैन भी नहीं है कि हम इस अकेली लड़ाई को लड़ लेंगे और अकेले जीत लेंगे, ऐसे लड़ा भी नहीं जाता। देश के नागरिक अगर इसके खिलाफ बोलेंगे, जैसे बार बार बोला है, तो इस लड़ाई को जीता जाएगा और ये जो नफरत की राजनीति इसको पराजय दी जाएगी। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि इस नफरत की राजनीति को पराजय दी जाए।